बैकग्राउंड में रखता हूँ, हम हाथ के हाथ बात करते-करते ना उसका जो पार्ट है उसको कर लेंगे। और मुझे तब पता चला कि एक किताब है लक्ष्मी तंत्र। तो लक्ष्मी तंत्र जो है वो 2 ऑथर्स की लिखी हुई थी, एक कपिल देव शास्त्री की और एक सुधाकर मालवीय की। तो संस्कृत का श्लोक तो हाँ, सेम था, लेकिन वो उसके हाँ, जो ट्रांसलेशन लिखे हुए थे वो बिल्कुल अलग तरीके के थे। और नॉट ओनली अलग थे, उसके मतलब जो भी उन्होंने इंटरप्रिटेशन बनाई वो भी मेजॉरिटी मेरे हिसाब से गलत थी। हाँ, मैं आपको ना एक वो दिखाता हूँ, संस्कृत में ना हाँ, हमारे यहाँ संस्कृत में एक चीज होती है संधि। या तो जो संधि है वो 5 प्रकार की है। स्वर संधि, हाँ, व्यंजन संधि, व्यंजन, स्वादि संधि, हाँ, विसर्ग बराबर, और अनुस्वार। हाँ, इस प्रकार ये 5 संधियां होती है। अब हाँ, इसका देखिए, इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, अगर स्वर से स्वर मिल रहा है तो संधि हो रही करेक्ट, दीर्घ हो जाएगा। है ना? अब अगर स्वर से स्वर जैसे मिलने पे संधि हो रही है तो हाँ, स्वर की संहिता से क्या बनेगा? करेक्ट, अगर स्वर से स्वर जुड़ने पर वो दीर्घ या प्लुत इस तरह से परिवर्तित हो रहा है तो स्वर का संहिता करने पर क्या बनेगा? तो स्वर बराबर। हेलो, 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 आवाज कट गया, आवाज गया। तो सर बीच में आवाज नहीं है। हेलो, 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 हेलो,
तो हेलो हाँ जी, वो हेलो। एकदम से कोई वो कॉल आ गया था एक, तो अच्छा, उसकी वजह से ये सारा म्यूट हो गया था। बंद हो गया कि क्या? हाँ, ये भाई बाकी जने नहीं आए, भव्या जी और ये। आ जाएंगे अभी सर। हाँ, तो चलिए मैं आपको फिर जो दिखा रहा था वो दिखाता हूँ ना। तो जो स्वर संधि है, हम्म। स्वर संधि से बनता है लोक। ओके व्यंजन संधि से बनती है ज्योति। ओके स्वादि संधि से बनती है विद्या। ओके ये विसर्ग संधि से बनती है प्रजा। हाँ और अनुस्वार संधि से बनता है आत्मा। ओके तो जब आप अनुस्वार, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी लोग अनुस्वार की संधि करते हैं, तो वो जो है आत्मा से विश्वात्मा बनता है। ओके जितने भी प्रकार की प्रजाएं हैं, हाँ अब प्रजाओं का डिस्क्रिप्शन है, कश्यप ऋषि का जो संतानें थी वो प्रजा थी अलग अलग। ओके फिर स्वादि संधि से बनी विद्या, और विद्या से बनी महाविद्या। हाँ बराबर। व्यंजन संधि से बनी ज्योति। ज्योति है हमारा अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, 27 नक्षत्र, ये सब ज्योति हैं। ओके फिर उसके बाद जो स्वर की संधि से बना लोक, और लोक जो है वो है आपका 14 लोक है ना। हाँ 14। तो वो 14 लोक जो हैं, जब हम उनको ध्यान करते हैं तो उसमें सत्यलोक, मह, जन, तप, भू, भुव, स्वः, कितने हुए? 6। और तल, वितल, सुतल, तलातल और पाताल, ऐसे करके जो है ये टोटल 14 लोक है। करेक्ट। तो इन 14 लोकों में जो इन 14 लोकों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है हाँ वो स्वर के कारण है। ओके। ठीक है ना जी। तो हाँ जी। हम जो भी स्वरों का उच्चारण करते हैं, अब हमारे स्वर हो गए हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो ये इस प्रकार से हमारी ये प्रक्रिया जो है ये जागृत होती है। हाँ, तो अब हमें ओके। अगर ईश्वर को देखना है, आप कह रहे थे ना मेरे को देखना है ईश्वर को। अच्छा, ये अब ये हाँ आपने जी। संस्कृत में ये नहीं पढ़ा होगा जो मैं बता रहा हूँ, नहीं। है ना। आज का मेरा हाँ जी। मैसेज देखेंगे ना ग्रुप में, हाँ तो ये तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा। तो मैंने वो वाला पार्ट भी कटिंग करके भेजा है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये पार्ट है जो मैंने इसको स्टडी करा, और स्टडी करने के बाद समझा कि हाँ ये चीज इस प्रकार से होगी। करेक्ट। अब जब हम ईश्वर को देखने के लिए हीलिंग करते हैं, तो हमारे को ये पूरी प्रक्रिया जो है इसी प्रकार से देखने समझने में आ जाती है। ओके। तो पहले तो आपको ईश्वर को देखना पड़ेगा कि ये ईश्वर है क्या चीज। करेक्ट। फिर उस ईश्वर के संबंध को अपनी भाषा के संबंध से समझना होगा। राइट। भाषा जो है वो विचारों से बनती है, तो विचारों को समझना पड़ेगा। हाँ विचार जो है हमारे 5 सेंसेस से बनते हैं। राइट। 5 सेंसेस 5 एलिमेंट से बनती हैं। करेक्ट।
5 एलिमेंट 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से बनते हैं। करेक्ट। ये तीनों शरीर सत, रज और तम से बनते हैं। सत, रज और तम जो है वो सगुण ब्रह्म की वो है, मतलब सगुण ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है। करेक्ट। फिर सगुण ब्रह्म जो है वो निर्गुण ब्रह्म से बना हुआ है। गुणातीत निर्गुण होने, है जी, गुणातीत होने पर। गुणातीत होने पर। तो जब ये प्रक्रिया जहां से शुरू हुई और जहां तक जा रही है, उसके बीच के जो साइक्लिकल प्रोसेस है, उसको समझने से आपको बीज मंत्र और उसकी प्रक्रिया पता चलेगी। ओके। तो ये जो बीज मंत्र है, ये जागृत रूप में ईश्वर के समान ही है। ओके। इनमें और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सृष्टि निर्माण ईश्वर भी करता है और ये बीज मंत्र भी करते हैं। ये हमारा एक बेसिक फिलॉसफी का पार्ट है। मतलब हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जैसे संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें हर चीज अलग अलग करके डाल दी। कुछ वेद में है, कुछ पुराण में है, कुछ उपनिषद में है, कुछ तंत्र में है, कुछ तर्क में है। ऐसे करके तमाम जगह कुछ ना कुछ बांट दिया। और जो इनमें से कहीं नहीं मिलता, वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो इस प्रकार से हमें जितनी भी चीजें मिलती हैं, उसको देखने से हमें पता चला कि हाँ, तो मतलब मेरे को एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के पढ़ पढ़ के जो है उसको मतलब इकट्ठी करनी पड़ी। तब मुझे ये ब्रॉडर पिक्चर समझ में आया। और मेरा क्या था, मेरी कोई नौकरी वगैरह का तो कोई था नहीं कारण। तो कि भाई मुझे संस्कृत इसलिए पढ़नी है कि मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे तो संस्कृत इसलिए पढ़नी थी कि मेरा शौक था। तो जो मैं ढूंढ रहा था, तो जो मैं ढूंढ रहा था उसी के लिए काम कर रहा था। मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो जितने भी लोग नौकरी करने वाले थे, उनको ये वाली चीज इसलिए नहीं पकड़ में आई बस। फिर जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसका इफेक्ट हो गया। मंत्र जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अब हमारे गुरुजी भी ऐसे नहीं थे कि वो कोई चीज कॉन्फिडेंट, उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। जो उन्हें लगा कि भाई ये चीज नहीं बताने वाले, तो उन्होंने कह दिया भाई ये चीज नहीं बताई जाती है, पर तेरे को फिर भी बता रहा हूँ, आगे किसी को मत बताना। तो हमारे जो गुरुजी रहे, वो बहुत ही सुलझी हुई सोच के थे। तो उन्होंने एक एक चीज हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट चिंतन के तौर पर रख दी। तो सोचने के लिए बहुत सारा मटेरियल हो गया था। ठीक है जी। हाँ जी, पर ये बुक का मैं क्या कहती हूँ, प्राप्त कथन और वो जब है जो आप इसकी ऑथर पहले के तो बारे पूरी में। उसकी पूरी प्रिंट आउट ले लो, पूरी किताब का ही। और एक प्रिंट आउट मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से। और हम रोज जो है थोड़ा समय जो है इस पे बात करना शुरू करेंगे, और बात करते करते निशान लगा लेंगे। अच्छा, पर प्राप्त कथन की हमें जरूरत है? हमें तो लिखना ही पड़ेगा ना आगे। अच्छा। हमें तो एक नई किताब लिखनी है। तो इस किताब को आधार बनाकर हम फिर लिखना शुरू करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए। ओके। मेरे गुरुजी कहते थे कि किताब का इंडेक्स, प्राकथन, भूमिका ये जरूर पढ़ना चाहिए। पूरी किताब पढ़ने के बराबर ये 3 चीजें पढ़ना ही होता है। नहीं, वो पढ़ने की बात अलग है। प्रिंट आउट मैंने सोचा काम नहीं होगा तो उसको निकाल दूं मैं। और जो तो अपने हमें पेज हमें है जो संस्कृत वाले, हम प्रिंट आउट जो है पूरी किताब का निकालेंगे, उसमें निशान लगाएंगे। फिर अगर हमें अपना ऑल्टरनेट लिखना होगा तो उसका भी पॉइंट वहां से बना लेंगे। और हम रोज एक टाइम फिक्स कर लेंगे, जिसमें 15 मिनट, आधा घंटा, जब आपने 5-10 पेज पढ़ लिए, जब आपको लगता है कि इतना पार्ट मैंने पढ़ लिया, तब मैं और आप बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा फिर हमारे पास में ना, चीजों के तौर पे। बराबर। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का। नमस्कार भव्या जी, नमस्कार शारुजा मैम नमस्कार सर। जी। बताइए जी, तो कहाँ से शुरू करना है? सर वो लेसन नंबर 4 में बाकी है ना अपना? हाँ जी, 4 और 5 में हमने एक पार्ट पूरा कर लिया है, एक पार्ट डिस्कस करना बाकी है। पर पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन सुन लूं ना, क्या क्या क्वेश्चन वगैरह करे आपने और क्या क्या चीजें हैं अभी। मैंने कुछ भी नहीं किया। वेरी गुड। मैंने इतना इसको पढ़ा नहीं। मैंने सोचा अपने क्लास हो जाने के बाद में आराम से मैं माइन्यूटली पढ़ूंगी और उसमें से जो क्वेश्चन होगा वो फिर आपसे डिस्कस करूंगी।
कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा कन्वीनियंट हो सब लोगों को। ये आपने दूसरा वाला फोन क्यों चालू करा है? आपने एक नीरू देसाई करके और आ रहा है ना? किया उसको। वो क्या है, आपका नहीं आ रहा था तो मुझे लगा शायद इसमें इंटरनेट नहीं होगा इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ अब ठीक है। हाँ जी भव्या जी बताइए। तकलीफ हो रही है। अभी मेरा बाकी है सर, सारे क्वेश्चन मैंने थोड़े से ही किए हैं, बाकी क्वेश्चन अभी लिख रहे हूँ। सोचने में बहुत टाइम जाता है, अपने बारे में सोचने में कितना टाइम समझ नहीं आता। अपने बारे में सोचना शुरू करोगे तो हर एक चीज ठीक हो जाएगी। जी शारुजा मैम आप बताइए। Sir, I have jotted few questions for the starting things. मुझे ये जो पेज नंबर 7 बेसिक टेक्निक्स है ना, लेवल्स ऑफ हीलर से अपना फर्स्ट 5 पेजेस के बाद कौन सा डे का है? फर्स्ट डे के ही है सर, डे 1 लाइक मिसिंग लिंक फर्स्ट पेज है। हाँ, एग्जांपल्स ऑफ सीएम बेस्ड ऑन टाइम, लेवल्स ऑफ हीलर्स है अगर आप पीपीटी देखें तो। एक सेकेंड, लेवल्स ऑफ हीलर्स। हाँ अच्छा L3 L4 क्या है उसका मीनिंग समझा नहीं मुझे। लेवल्स ऑफ हीलर बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हीलर कब बनता है। ओके तो जो पहला व्यक्ति हीलर बनता है वो होता है जिसके पास कोई दर्द हो। मतलब अब जैसे भव्या जी ले लीजिए, तो भव्या जी के पास एक पेन पॉइंट है कि उनको अपने बेटे को ठीक करना है, तो ओके आई गेट इट। तो वो हीलर बन जाएंगी। ऐसे मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, मतलब उसके पास कोई एक पेन पॉइंट है, उस पेन पॉइंट को रिजॉल्व करने के लिए वो हीलर बन जाता है। तो दिस इज लेवल 1। दी when the pain is resolved, he resolves for it। मतलब हीलर बनने के लिए जब भी कभी कोई व्यक्ति कोर्स करता है तो पहले उसके पास पेन होना चाहिए, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। जिन लोगों के पास कोई पेन पॉइंट नहीं होता है फिर भी वो हीलर बनते हैं, उनका बनना और ना बनना एक ही बराबर होता है। वो थोड़े दिन शौक के लिए कहीं जाते हैं, थोड़े दिन अपना हाथ पांव हिलाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बट जिनके पास में कोई पेन एरिया होता है वो उसको बहुत रिलीजियसली परस्यू करते हैं, बिकॉज वो पेन को सॉल्व करना होता है। अब जब उन्होंने पेन सॉल्व कर लिया तो जिस तरह से उन्होंने अपना सॉल्व करा, दे स्टार्ट टीचिंग अदर्स हाउ टू सॉल्व इट, क्योंकि उन्होंने उस तरह से करा था। विच इज द लेवल 2 ऑफ द हीलर्स। द लेवल 3 ऑफ द हीलर्स इज जो लोग किसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिर लेवल 4 वो होता है जो ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ मॉडर्न सिस्टम को कंपेयर करते हैं। फिर लेवल 5 होता है जब वो अपनी ही कोई ना कोई मेथोडोलॉजी बनाते हैं। फिर लेवल 6 होता है जब वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, दे कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन दोज डिबेट्स टू नो मोर एंड मोर ऑफ द डिफरेंट हीलिंग अप्रोचेस। फिर वो उन डिबेट्स के बाद लोगों को जिनके कन्फ्रंट्स होते हैं, मतलब हु आर नॉट इन कंसेंसस विद द अप्रोच एंड थ्योरी, वो उनसे डिस्कस करते हैं और फिर उनको फाइनली सेटिस्फाई करते हैं। और जब वो सबको सेटिस्फाई कर लेते हैं उसके बाद फिर वो दूसरों को अपने मॉडल पे एजुकेट करना शुरू करते हैं। सो दैट्स हाउ देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हीलर्स। मैं समझा पाया Now मेरी I बात? understand. Yes sir, now I understood. ठीक है। मुझे वो पेन ही समझा नहीं। I was like L1 पेन मतलब क्या? But now I understood कि there has to be a purpose of doing thing. Right. Why do you want to be the healer? Absolutely. देखिए हमारे Yes, sir. देश I के got it अंदर now. हमारे देश के अंदर तकरीबन 10 लाख लोगों ने प्राणिक हीलिंग कर रखा है। पर अगर आप पूरे देश भर में भी ढूंढने जाए ना तो आपको जो है
10,000 लोग नहीं मिलेंगे जो अच्छे लेवल के प्राणिक हीलर है। उसका रीजन ही सिर्फ ये है कि उन्होंने सीख तो लिया शौक शौक में, ये मानकर कि कोई नई चीज आई है। राइट। ठीक है ना? तो उन्होंने शौक में चीज सीख ली और फिर जो है उल्टे सीधे अटेम्प्ट करते रहे और फाइनली उन्होंने बंद कर दिया। जो उसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे उन्होंने उस चीज को आगे लेकर गए। अब जब वो आगे लेकर गए तो उनके यहाँ सबसे पहले ये देखा गया कि क्या उनके यहाँ अपना कोई पेन उन्होंने रिजॉल्व कर लिया या नहीं करा। तो इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट लाइन। मतलब हीलिंग हीलिंग इज समथिंग कि देर आर रेयरली पीपल हु हैव अ फ्लेयर फॉर हीलिंग अदर्स। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। बराबर। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने जगह जगह जब वो दिया है, फॉर एग्जाम्पल जहां ये मैंने 7 बेसिक टेक्निक्स लिखी हैं, इसमें भी मैंने यही पॉइंट बोला है कि सेंसिटाइजिंग द हैंड, स्कैनिंग, जनरल एंड लोकलाइज स्वीपिंग, इंक्रीजिंग रिसेप्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, एनर्जाइजिंग हैंड चक्रा टेक्निक, स्टेबलाइजिंग, रिलीजिंग। ये सारे के सारे एस्पेक्ट इसलिए लिखे बिकॉज ये हीलिंग फ्रेटर्निटी में यही कम्युनिकेशन चलता है। एक्चुअली स्पीकिंग इनमें से कोई चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप हीलिंग में बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं ना, तो इनमें से कोई सी चीज नहीं पड़ती जरूरत की। हीलिंग इज ए थॉट रिलेटेड एक्टिविटी। सिर्फ आप सोचते हो और वो चीज होना शुरू हो जाती है। बट हम सोचने को बॉडी से मैनिफेस्ट करने के हिसाब से करते हैं। आपने वो देखी है मार्शल आर्ट्स की मूवीज, जो पहले हाँ एक शाओलिन टेम्पल या इस तरीके की जो मूवीज हाँ आती थी वो देखी थी? हाँ उसमें सर। कुछ लोग ऐसे होते थे, जैसे कुछ लोग तो मुक्का मारते थे, कुछ ऐसे हाँ होते थे जो माइंड से ही मुक्का मारते थे तो आदमी गिर पड़ता था। हाँ हाँ। तो बेसिकली ये सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीलिंग्स उस तरीके की हैं। आप अपने ब्रेन को ही इतना ट्रेन करना शुरू कर देते हैं कि जो भी काम करना है इट स्टार्ट्स डूइंग इट। उसके लिए फिजिकली वो चीज करने का। इसलिए मैंने जो है बेसिक पार्ट में ना ये एक अपना थ्योरी बनाया था जब मैं बीज मंत्रों के तौर पे कर रहा था, ये वाला। ये आपने पढ़ा था किसी ने? हाँ सर। सबको याद है ना ये? हाँ हाँ, तो ये मतलब ये मेरी बेसिक अप्रोच है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ यही एक बेसिक तरीका बैठता है। आगे बताइए, और क्वेश्चन बताइए। वो उनका सुषमा जी का फोन आ रहा है बार बार। हाँ जी, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये कहाँ गई शारुजा जी? सरोजा मैम डिस्कनेक्ट हो गई शायद। हम्म। सर आपकी बुक जो है वो कहाँ मिल सकती है? मैं कोरियर कर दूंगा आपको। अभी मैं कुछ चीजें उसमें बच रही हैं तो हाँ मैं वो आपको कोरियर कर दूंगा। ठीक है सर, मैं एड्रेस शेयर कर देती हूँ। हम्म। और अगर मुंबई में वो मृत्युंजय हवन कराना हो तो क्या करना है? मैंने मंत्र भेज ही दिया, बस वो हवन कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने ओ करना है, मैंने करना है तो बात अलग है कि मैंने ही वहां पर आके हवन कराना है मुंबई में। पर अभी तो कोरोना है ना। हम तो कहीं भी आ जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा ठीक है। हम तो कोरोना हटाने के लिए हवन करते हैं, तो हमें ही कोरोना कैसे रोकेगा? हाँ ये बात भी है। हमें नहीं कोई चीज रोकती। अच्छा सर, वो जो आपने लक्ष्मी विष्णु स्तोत्र बताया है हम्म। वो जो लिखेंगे, जैसे अभी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी होने वाली है
तो मैंने उसको बोला कि तुम ये लिखो और मतलब इसको अपने पास रखो। तो वो पूछ रही है कि इसको कहाँ रखना है, फोल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते वो सब। तो मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं, पूछ के बताऊंगी। हाँ, वो सब कुछ कर सकते हैं, फोल्ड वोल्ड करना हो, कुछ भी करना हो, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। आपने श्री मंत्र टाइप्स नहीं है ना, वो बीज मंत्र टाइप। नहीं मतलब वो उसको, देखिए ऐसा है ना कि लिखना लिखना इम्पोर्टेंट है। जितनी बार लिखेंगे उतना ब्रेन में वो कमांड पावरफुली इन्वोक हो जाएगी। बाकी वो पेपर जहां भी रखेंगे वो एक मेंटल मैनिफेस्टेशन है। तो मैंने कहा या बेड साइड पे रख लो या अपने पर्स में रख लो। तो फिर वो बोली उसके लिए वो श्री सूक्त पुरुष सूक्त के लिए जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट है। अच्छा हम्म, ठीक। तो उस रूम के बेडरूम के साउथ ईस्ट में रखने को बोलूं। हाँ, तो ओके। दैट वे। ठीक है जी। हाँ जी शारुजा मैम, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, बताइए। कहाँ गई ये? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने जो लेवल्स ऑफ पिलर्स उसमें वो 30 डेज प्रोग्राम्स वगैरह दिया है। सो हर एक कोर्स का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दोस कोर्सेस? देखिए अभी क्या है, मैंने उसमें ना 9 लेयर कोर्सेज बनाए हैं, और उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमने बेस बनाकर जो है वो 1 साल तक के कोर्सेज हैं जो हमने अलग अलग उसके लिए बनाए हैं। तो द रेलेवेंस इज जस्ट दैट कि कोई भी हम अगर मैनिफेस्टेशन लेकर चलते हैं, दैट टेक्स मिनिमम 1 ईयर टाइम। तो वो 1 साल तक किसी भी व्यक्ति को उस प्रोसेस पे एंगेज रखने के लिए उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो करना पड़ेगा। अब आपके पास में तो ये एक्सेस है कि अगर आप आज चाहें तो आज आप 100 बच्चों को अपने साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में वही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। तो जब लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आप उनको रेमेडीज देंगे तो दे कैन डू दैट पार्ट। तो अब आपने उनको एक नई रेमेडी, नई अप्रोच के तौर पे बताया कि कैसे हीलिंग करनी है और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो ऑल दीज पीपल आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड विद यू। बट व्हाट हैपेंस इज कि जब हम किसी भी बाकी व्यक्तियों को देखते हैं इस अप्रोच में करते हुए, तो अब मान लीजिए नीरू मैम को मैं बोलूं कि आपको 100 बच्चों को इकट्ठा करना है, तो वो एकदम से टास्क हो जाएगा। भव्या जी को बोलूं 100 जनों को इकट्ठा करना है, वो टास्क हो जाएगा। पर आपके पास पेशेंट है, तो अब हीलिंग अगर करनी है तो कितने लोगों की हीलिंग करी और उसका डॉक्यूमेंटेशन करा। डॉक्यूमेंटेशन करके ही आपको डेविएशन पता चलेगा कि कहाँ पर ये थ्योरी 100% अप्लाई हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। तब फिर आप हमसे क्वेश्चन करोगे कि ये चीजें जो हैं। तो अब फिर मैं कहूंगा कि अच्छा इस चीज को समझना है तो इसके लिए आपको ये एक कोर्स और करना पड़ेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैं आपका थ्योरी का बैकग्राउंड बढ़ाता जाऊंगा और आप उतने ही केसेस को 100% पॉजिटिवली रिवर्स कर सकते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड। सो अगर मुझे समझो 10 बच्चों से स्टार्ट करना है, ओके, आई टेक ऑटिज्म या सीपीए से कोई भी एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में लेती हूँ, मैं बाकी नहीं लूंगी। ओके, सो दैट मुझे पता चले कि ये डायग्नोसिस में ये बच्चों की क्या कंप्लेंट है। ओके, तो इनका मेरे पास क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? व्हाट शुड आई टीच देम? मेरी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? तो Like, शारुजा जी ये वाला क्वेश्चन तो एक्चुअली like if I say that I should सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये मुझसे आपको तब करना चाहिए जब आप कोर्स कंप्लीट कर ले इस समय। और ये मेरा और आपका 1-to-1 क्वेश्चन होना चाहिए। हम नीरू मैम को, भव्या मैम का क्यों टाइम इसमें लगा रहे हैं? मैं okay sir, अप्रोच तो चलेगा, बताने को मना I'll do कर ही that, नहीं I'll रहा ना put मैं that, तो। माय पॉइंट इज कि correct, दैट डे 7 गेट कंप्लीटेड और हम पूरा का पूरा थ्योरी अपना पूरा कर लें, तब हम इन क्वेश्चंस पे जाएं। और वो भी मतलब मैं तो आपको बोल ही दिया कि आप जितने मर्जी अपने क्लाइंट्स को 1-to-1 बेसिस पे जो भी केस डिस्कस करना है कर सकते हैं। okay sir, done, ठीक है। अभी अभी जो कोर्स अपन कर रहे हैं वो L1 है, L2, L
वो L1 ही है अभी जो आप कोर्स कर रहे हो, उसके लिए हमने। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ जो हमारा डे 4 और 5 में एक थॉट था जिस पे हम बात कर रहे थे, वो था द डोमेन ऑफ नॉलेज। तो उसको हम कहते हैं ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। अब कहाँ ढूंढ रहे हो सब लोग? पीपीटी में। अभी मैं पीपीटी में कहाँ पे ढूंढना है वो बाद में बताता हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओके ओके। मैंने एक परिभाषा, मैंने जब नॉलेज को डिफाइन करने के लिए देखा तो नॉलेज इज वेरी वेगली डिफाइंड अक्रॉस एवरीवेयर। करेक्ट। तो मैंने उस पार्ट को बोला, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उन दोनों के बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। बराबर। क्या बोला मैंने? शरीर के भीतर और शरीर के बाहर की जो चीज है उसको हमें समझ में आ रहे तो ज्ञान है। नहीं, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम ज्ञान कहते हैं। समझ में आए नहीं आए? लिंक, मैं इंग्लिश में बोलूं, लिंक हाँ। बिटवीन द थिंग्स इनसाइड द बॉडी एंड व्हाट वी परसीव, ऐसा कुछ होगा। Whatever is inside our body and whatever is outside our body, the relationship between the two is known as knowledge, नॉलेज। ओके। which defines knowledge as a preposition. वो एक्चुअली जो आपने बोला वो बहुत ज्यादा हिंदी हो गया था, इतना आई कांट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब whatever means whatever. व्हाटएवर। ठीक। So whatever can be defined under 4 broad categories: object, property, action and relationship. There is no fifth identity. ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन और रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट को कहते हैं संस्कृत में द्रव्य, प्रॉपर्टी को कहते हैं गुण, एक्शन को कहते हैं कर्म, और रिलेशनशिप को कहते हैं संबंध। ओके। संबंध 3 तरीके का होता है: सामान्य संबंध, विशेष संबंध और समवाय संबंध। क्या संबंध सर? समवाय, समवाय, समवाय इज कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फीवर, फीवर इज कॉज और इफेक्ट। ये रिलेशनशिप के कैटेगरीज है। ये 3 रिलेशनशिप का कैटेगरी है: कॉमन रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। ओके। So I said ज्ञान इज रिलेशनशिप, ज्ञान इज रिलेशनशिप। अब डेफिनेशन नंबर 2। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। अगर ज्ञान ये है तो विज्ञान क्या है? जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उन दोनों के बीच के संबंध को ज्ञान कहते हैं।
जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसे विज्ञान कहते हैं। तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन बोला, वॉट एवर इज इनसाइड द बॉडी एंड वॉट एवर इज आउटसाइड द बॉडी, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज नोन एज नॉलेज। वॉट एवर relation which leads to divine is known as विज्ञान और साइंस। ठीक है। Now the third definition is अज्ञान। Whatever is inside the body and whatever is outside the body, the one who doesn't consider relationship between the two is अज्ञान। ओके, क्लियर है? हाँ। अब आ जाते हैं इसी चीज को हम, हाँ बोलिए भव्या जी, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके। स्टार्टिंग में आपने व्हाटएवर का कैटेगरीज बताया था, वो एक्शन और वो क्या था? मैंने बोला कि हम जिसको व्हाटएवर कहते हैं, मतलब जो कुछ भी शरीर के भीतर है, वो क्या हो सकता है। शरीर के भीतर केवल 4 चीजों की पॉसिबिलिटी है। ए इज ऑब्जेक्ट, बी इज प्रॉपर्टी, सी इज एक्शन। सर आपकी आवाज कट गई। मेरी तो वैसी होगी, आपका नेटवर्क आगे पीछे हो रहा होगा, मैं तो हिला ही नहीं। ओके, प्रॉपर्टी, एक्शन, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन, रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। ठीक है सर। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। पहला कॉमन रिलेशनशिप, दूसरा स्पेशल रिलेशनशिप, तीसरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ट्री, तो मैं कैटेगरी चूज करी ट्री लीव्स। ठीक है। नाउ आउट ऑफ द ट्री लीव्स ऑफ मैंगोज। ठीक है। एंड आउट ऑफ द tree leaves of mangoes, we'll consider only the leaves of hapuz hapuz mango. And not only hapuz mango, but hapuz mango tree in a particular vicinity where hapuz mangoes are known for that vicinity. Bhavya, hapus mango means Alfonso, what we say. हाँ यस मैम। Okay. आम तो पता ही होगा। हाँ हाँ, आम तो सभी को पता होता है। तो वो कौन सी जगह है गुजरात में जहाँ का हापुस मैंगो बहुत पॉपुलर है? आपके यही बॉम्बे गुजरात के बीच में ही पड़ती है ना वो जगह जहाँ पर हापुस मैंगो बहुत फेमस है, जहाँ का रत्नागिरी। रत्नागिरी, राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर हो, अच्छा ओके। लास्ट वीक के हमारे नेबर अंकल बता रहे थे कि वहां से आम मंगाएंगे, मैंने ऐवे ही बोल दिया। हाँ, वो बड़ा फेमस है वहाँ का। अच्छा। So, मेरे कहने का मतलब है, नाउ यू स्टडी द वेरिएशन। देयर आर n number of trees. Each tree is having unique pattern of leaves. Each unique pattern of leaves transform when it connects with only mango trees. Now mango trees have a defined pattern. Now out of that different mango trees, Hapuz mango tree has a very unique pattern. And out of that Hapuz mango tree leaves of a particular location are also very different. तो ये इतनी वाइडर वैरायटी में सारी चीजें बटी हुई हैं, तो ये वाइडर वैरायटी में हु प्लेस दैट वेरिएशन इनसाइड एवरीथिंग? तो
किसने वो वेरिएशन प्लेस करा, उस वेरिएशन का जो रीजन जो है वो डिवाइन हो गया। मैं समझा पाया मेरी बात या नहीं? बराबर। भव्या जी मेरी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। कितने तरीके के पेड़ होते हैं? हजारों तरीके के पेड़ होते हैं। हाँ। हजारों तरीके के पेड़ में आम के पेड़ जो हैं वो भी अलग तरीके के होंगे। करेक्ट। जितने भी आम के पेड़ हैं उनमें से हापुस या अल्फांसो आम मैंगो का जो पेड़ है वो अलग तरीके का होगा। हाँ। करेक्ट। ठीक है। और अल्फांसो भी, मतलब अगर 100 पेड़ हैं तो 100 के 100 पेड़ अलग तरीके के होंगे। करेक्ट। हाँ। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक तरीके के जैसे ही पेड़ होंगे ना, एक आम की वैरायटी के। हाँ। तो इतनी सारी वैरायटीज जो है ये किसने डिजाइन करी? Who is the source? Who is the cause of that variation? There are 800 crore people who exist on the globe. सबकी शक्लें फर्क है, सबकी बोलने का तरीका फर्क है, सबके कलर्स फर्क है, हेयर स्टाइल फर्क है। सो 800 करोड़ लोगों में ये वेरिएशन किसने डाला? एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट वेरिएशन? तो ये जो क्वेश्चन है जहां पर कि इट बिकम्स अनएक्सप्लेनेबल, द रीजन इज डिवाइन, गॉड। ये 800 करोड़ लोगों को किसने बनाया? बोले जी भगवान ने बनाया। ये 800 करोड़ लोग जो हैं ये, इनमें वेरिएशन किसने लाई? भगवान ने लाई। क्योंकि इट कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड। जिनके ट्विन्स होते हैं वो भी सब कुछ आइडेंटिकल नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ फर्क हो जाता है। तो इसलिए जो है ये वेरिएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड दीज वेरिएशंस एक्सप्लेन द बेसिस। So I am saying कि let's say if I have trained 100 people on healing, so the first and foremost thing which I am doing is उन 100 लोगों को हम ट्रेन करते हैं, उन 100 लोगों को हम ट्रेन करते हैं, बट क्या वो सेम लेवल ऑफ हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। So that's not a possibility, क्योंकि हम सबके अंदर वेरिएशन है। तो the role responsibility of the trainer becomes very intense, because उसको हर वो चीज जो वो किसी एक को सिखाता है वो उसको दूसरे को भी उसी लेवल ऑफ डेक्सटेरिटी से सिखानी बतानी है, तभी वो इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। तो मैंने आप सब लोगों के सामने जितनी भी वेरिएशन रखी हैं इज जस्ट सो दैट आप लोग उस अप्रोच को अच्छी तरह से समझ लो, थ्योरी को भी और प्रैक्टिकल को भी। क्योंकि मैंने संस्कृत से पढ़ा है, वो नीरू मैम ने संस्कृत से पढ़ा है, बट जिन्होंने संस्कृत से नहीं पढ़ा वो उनको भी तो समझना जरूरी है ना। तो हमारे को प्रोग्राम को इस तरह से बनाना है सो दैट इट बिकम्स अ सिंपलर एक्टिविटी एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय ऑल। ठीक है ना? तो ये पार्ट है। आगे बढ़िए, बताइए क्वेश्चन अपना और आगे। क्वेश्चन नहीं, आप ही बता रहे थे। ठीक है, तो मैंने अब आपको क्या बताया? ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। हाँ जी। अब जो अज्ञान है, अज्ञान जो है वो है नेगेटिव थॉट। जो ज्ञान जो है दैट इज ए पॉजिटिव थॉट। और विज्ञान जो है वो है थॉट ऑफ इम्यूनिटी। So what do you mean by thought of immunity?
A negative thought is the reason of disease. So the thought of immunity heals you from that disease. Okay, sir. So I think ये day 4 या day 5 की PPT में था ये वाला part. I'll just open it up. ओके, तो इम्यूनिटी जो है इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एयर टू प्राण, फायर टू तेज एंड वाटर टू ओज. तो जो नेट एनर्जी जनरेट होती है, इट एक्ट्स एज अ इम्यूनिटी शील्ड. सर ये लेसन 4 में कहाँ पर है? लेसन 5 में है ये. मैं 4 का भी निकाल रहा हूँ पार्ट. एक सेकेंड. अच्छा, ये डे 6 की पीपीटी में है ये. ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, संज्ञान. डे 6. ओके. मैं को मैंने पढ़ा तो था, ये कहाँ गया ये. नहीं, हम पहले डे 5 कंप्लीट करें पहले, 4 और 5, तब फिर हम उस पे जाएंगे. ओके. डे 6 पे. सो डे 4 के अंदर हमने चक्रास कर लिया, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कर लिया. हाँ, तो इसमें 2 पार्ट हमारे थे. एक तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन रह गया था. करेक्ट. तो लेफ्ट ब्रेन जो है उसके लिए श्रीम, राइट ब्रेन के लिए ह्रीम. ठीक है. तो लेफ्ट ब्रेन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एनालिटिकल, लॉजिकल, प्रिसाइज, रिपीटेटिव, ऑर्गेनाइज्ड, डिटेल, साइंटिफिक, डिटैच्ड, इंटरनल, सीक्वेंशियल. ये सारी की सारी डोमेन लेफ्ट ब्रेन की होती है. और राइट ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, जनरल, इंट्यूटिव, कंसेप्चुअल, बिग पिक्चर, ह्यूरिस्टिक, एम्पैथेटिक, फिगरेटिव, इरेगुलर. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं राइट ब्रेन की. लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है. तो वो क्रॉस सेक्शनल होता है, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है. तो मैंने सिंपल करने के लिए, मतलब जब जब हम श्रीम का चैंटिंग करेंगे तो हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज बढ़ती हैं, जब जब ह्रीम का करेंगे तो हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज बढ़ती हैं. फिर आ जाते हैं हमारे ब्रेन के 5 पार्ट के ऊपर. हमारे ब्रेन में 5 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब जो है हम बीज से जागृत होता है और ये माथे के पास में होता है.
फिर टेम्पोरल लोब जो है वो कान के ऊपर का ब्रेन है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंसिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मेमोरी, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग, ये सारी चीजें होती है। फिर हमारा पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब ब्रेन के बीच का पार्ट होता है, और इससे सेंस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, साइज, कलर, शेप, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है, जिससे विजुअल रिसेप्शन एरिया होता है, विजुअल इंटरप्रिटेशन होते हैं। सेरिबेलम जो है वो हमने इसमें नहीं दे रखा। फिर ब्रेन स्टेम होती है, जिसमें सेंस ऑफ बैलेंस, रिफ्लेक्सेस टू सीइंग, हियरिंग, ब्लड वेसल कंट्रोल, ब्रीदिंग, हार्ट कंट्रोल, डाइजेशन, हार्ट रेट, swallowing, ये सब रम बीज से जागृत होता है। तो इस तरह से हम, यम, वम, रम, और सेरिबेलम पर आता है शम, षटकोण का श वाला जो अपना छठा चक्र होता है, वो वाला पार्ट। ये हमारे को जैसे मतलब So can इसमें you जो show that? स्क्रीन पे नहीं आ रहा आपके ये? नहीं, सेरिबेलम के लिए जो शम बोल रहे वो। एक सेकंड, षटकोण का श, षटकोण का श मैंने दिखाया तो था। एक सेकंड, और लिख के बीच में लाइन करते हैं ना। ये रहा। हाँ, I got it. ये दिख गया बीच में जो है ये? Yes sir, yes sir. तो ये हमारा सेंटर शम वाला? होता है। हाँ, सेंटर में जो दिखाया था ना अभी, ये वाला, ये दिख गया। हाँ सर, हाँ सर। तो ये हमारा जो है ये उसका पार्ट होता है। तो इस सर वाली, अगर अब हमको बीज मंत्र में ऐड करना है तो श्रीम, हम श्रीम ऐसा लिखना होता है जैसे आपने बॉडी पार्ट्स का बताया था। देखो मैं अब इसको ना ऐसे बताता हूँ। आप ये देखो कि फ्रंटल लोब के अंदर स्पीकिंग, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। हाँ। तो जब आप श्रीम, हम श्रीम करके माथे को क्लीन करोगे बहुत रेगुलरली, माथे को और गले को, तो आप देखोगे कि जो आपका बेटा है उसका स्पीच बिहेवियर पैटर्न जो है वो इम्प्रूव होना शुरू होगा। ओके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज के लिए लम बीज है, लम बीज के लिए हमारा टेम्पोरल लोब है। तो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, म्यूजिक अवेयरनेस, मेमोरी, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग, जिसकी ये अफेक्टेड होंगी वो श्रीम, लम, श्रीम से धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आप जितना ज्यादा हीलिंग क्लीनिंग करेंगे, तो ये मैंने सारे ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी करके इसका ये निकाला है। सर आपने ऐसे क्यों बोला कि फोरहेड को क्लीन करना पड़ेगा फॉर द फ्रंटल लोब? इज इट बिकॉज इट इज क्लोज टू द फोरहेड? फ्रंटल लोब ऊपर ही होता है ना, रेड कलर का ही तो इसीलिए वो क्लीन माथे, फोरहेड आपने बोला। हाँ ओके। भाई, ब्रेन के 5 पार्ट होते हैं, एक सबसे आगे वाला, एक सबसे पीछे वाला, दोनों साइड के, मतलब दोनों कानों के, और एक बीच का। ऐसे ही तो 5 पार्ट होते हैं ब्रेन के। दिस इज परफेक्ट, ये मुझे समझा। माय पॉइंट इज, अगर हम के लिए हमें फोरहेड क्लीन करना है तो बाकी ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल के लिए हमें कहाँ पे और क्या करना पड़ेगा? तो पैराइटल के लिए वहां पे लम लिखा हुआ है, वो सॉरी वम लिखा हुआ है पैराइटल के लिए। यस। ऑक्सीपिटल के लिए यम लिखा हुआ है। हाँ। ब्रेन स्टेम के लिए रम लिखा हुआ है। हाँ। सेरिबेलम के लिए शम लिखा हुआ है। लिखा नहीं है, मतलब ऐसे बता दिया। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ब्रेन को अगर आपको देखना है, समझना है, तो अखरोट ले लीजिए, एप्रिकॉट नहीं, क्या कहते हैं इसको, अखरोट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एप्रिकॉट ही है सर, यू आर राइट। अच्छा ठीक है। तो एप्रिकॉट जो है उसको फोड़ लीजिए और अपने हाथ में उसकी गिरी रख लीजिए, तो उसमें ब्रेन के 5 पार्ट रिफ्लेक्ट होते हैं। वॉलनट, सॉरी, वॉलनट है, राइट, एप्रिकॉट नहीं है। एप्रिकॉट उसको कहते हैं, अंजीर को कहते हैं। हाँ।
तो वो जो वॉलनट है उसको जब फोड़ेंगे तो उसके अंदर से बिल्कुल ब्रेन के 5 पार्ट जैसा वो निकल कर आता है। करेक्ट। अब उसमें जब हम अखरोट को सामने रखेंगे, एक सेकंड रुको, मैं अखरोट मंगा ही लेता हूँ ना, सो नहीं दैट हम। सर, माय पॉइंट इज, मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि इफ आपने ये गले पे हाथ रखने को भी बोला ना, देखो सो इज गला इट? जो है, गला है हम। यस। हमने बोला विशुद्धि चक्र गला है हम, यस। तो गले की क्लीनिंग होगी। यस। अब फोरहेड जो है उसमें जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, हाँ। इस फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी क्लीन करेंगे ना, बिकॉज इट कंट्रोल्स द स्ट्रेस पोजीशन आल्सो। ओके। मतलब अगर हम वैदिक सिस्टम को लेकर चले, जो चक्रा सिस्टम है, ये मेरा आज्ञा चक्र हो गया। करेक्ट। आज्ञा चक्र के अंदर जो है, जो डोमेन है वो क्या है कि आज्ञा चक्र इसको क्लीन करता है, करेक्ट। तो सॉरी ऐड करता है मल्टीपल चक्रास को, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डू यू नीड टू कनेक्ट वन और मोर चक्रास। ओके। तो वो जो इंटेलिजेंस ऑफ टू कनेक्ट मोर और वन चक्रा इज हियर ओनली इन दी फ्रंटल कॉर्टेक्स। करेक्ट। तो इसको और इसको दोनों को साफ करने से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड दिस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर वम यम शम के लिए हमने कौन सी बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना चाहिए? वम हो गया नेवल, मणिपुर चक्रा। ओके। आप होमवर्क ओके। नहीं कर रहे हो शारुजा जी? ये मैंने अभी परसों ही तो कराया है, कल। अच्छा। वम जो है मणिपुर चक्रा है, करेक्ट। यस यस। तो वम जो है उसको और ब्रेन के उस पार्ट को, जो ये सेंट्रल ब्रेन जो होता है एक तरीके से, हाँ हाँ हाँ, पैराइटल लोब का, हाँ तो समझा ये मुझे, पैराइटल परसेप्शन लोब लाइक। बीच में है। यस तो इसको यस। इसको क्लीन करेंगे और नाभि को क्लीन करेंगे, ओके। करेक्ट नेवल करेक्ट को। तो करेक्ट इन दोनों को क्लीन करने से इसको और इसको, वो बहुत जल्दी ये रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। अब सॉरी सॉरी, क्या नाउ है, आई गॉट द कनेक्शन सर, या हाँ, नाउ आई अंडरस्टूड। तो हमारे 5 चक्रा है, 5 ही ब्रेन के पार्ट है, हाँ 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 हाँ। इसलिए मैंने ये कोरिलेशन हाईलाइट करा। अरे करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अभी मुझे समझा। हम यम वम रम लम। यस यस। ओके। Hum is for throat chakra, but we also have to clean the forehead. राइट। वैसे क्लीनिंग फोरहेड इन ऑल द अप्रोचेस हेल्प्स, बिकॉज Together. व्हेनेवर समबडी इज स्ट्रेस, उसका ये हिस्सा जल्दी ब्लॉक हो जाता है। Okay, got it, got it. ये आप देखते नहीं हो माथे पे बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं, हाँ, दीज आर ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेस। बट सर एक और चीज पूछना था, आपने कल बताया था कि सब कुछ लिखने का है, तो ये लिखना भी है और क्लीन भी करना है, या हाउ डज दिस वर्क, लाइक ब्रेन वाला? देखो देखो, क्लीनिंग जो है वो डॉक्टर आरती ने आप सबको सिखाया हाँ है, बता दिया, हाँ। ठीक है ना? तो क्लीनिंग क्या, क्लीन करने से क्या काम होता है, मैं वो थ्योरी बता रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। नहीं, आपने जो श्रीम हम श्रीम बोला था वो लिखने का है। वो तो लिखना ही है। ओके ठीक। देखो ऐसा है, आप एक पार्ट समझो, एक है घर में झाड़ू लगाना, हाँ, झाड़ू लगाना इज क्लीनिंग, यस। ठीक। एक है एनर्जाइजिंग, एनर्जाइजिंग जो है यू आर लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग द एनर्जी। ओके, श्रीम हम श्रीम लिख के एनर्जी डाल रहे हैं। हाँ, अब क्या है कि आपका शरीर तो है गंदा, और आप उस पे श्रीम हम श्रीम और डाल लो, तो गंदगी पे सफाई भी गंदा ही हो जाता है ना। बराबर। तो आपको जो है Got it. पहले अपने शरीर को, ऑरा को क्लीन करना है। जितना ज्यादा आप क्लीन करेंगे उतना जल्दी आप देखेंगे कि जो भी आप एनर्जाइजिंग कर रहे हैं विल एक्ट वेरी फास्ट। ओके, इसलिए डॉक्टर आरती ने हमेशा बोला पहले जो है लग के खूब अच्छी क्लीनिंग करो, और क्लीनिंग करने के लिए अपनी खुद की क्लीनिंग करनी है तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे में जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी क्लीनिंग करो। फिर फोटो की क्लीनिंग करो, मतलब एक फोटो में आप
हस्बैंड वाइफ और तीनों जने आ गए, उस फोटो की क्लीनिंग कर ली अच्छी तरीके से, फिर उसको एनर्जाइज कर दो। एनर्जाइज क्या करना है, नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, और उसको कैसे इमेजिन करना है, ब्रेन के 5 पार्ट से लेके वो सेंट्रल पार्ट तक और नीचे मणिपुर चक्र तक सारे चक्रास उस तरह से एनर्जाइज करने हैं। तो पहले चक्रों को क्लीन करो, फिर एनर्जाइज करो, क्लीन करो, एनर्जाइज करो। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट, मैं क्या करवा रहा था, डे 4 पे था ना मैं। डे 4 हो गया पूरा? कोई चीज जो बची हो डे 4 में? एक और सर ये हो गया। और का हो गया। अच्छा, इसमें बस एक आपको रिचार्जिंग ध्यान रखना है। आपको जब भी किसी की हीलिंग या क्लीनिंग करनी है, उसे सॉल्ट वाटर बाथ जो है वो करवाना है। मिरर में क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग विद बीज मंत्रा है वो करना होता है। और डिस्टेंस हीलिंग के लिए आपको या तो इमेज उसकी माइंड में रखो, ये इमेज देख रहे हो ना आप ये, हाँ। तो किसी भी व्यक्ति की डिस्टेंस हीलिंग करनी है तो उसको ध्यान में रखो या उसकी फोटो सामने रखो। तो अब ध्यान में रखना क्योंकि डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति की फोटो पास में रखो या फिर उसको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे देखो। तो जब व्यक्ति सामने दिख रहा है तो उसका लंबिकाग्र चक्र को टारगेट करो और उसकी हीलिंग कर दो। और जब भी आप किसी की हीलिंग करते हो, उसे सॉल्ट वाटर बाथ में ही करना चाहिए। मतलब एक बाउल में सॉल्ट वाटर ले लिया और फिर उसको, और जब कभी, क्योंकि आप तीनों जने तो मुंबई में हो, कोशिश करिए कि अपने घर में ज्यादा से ज्यादा सी वाटर पानी की बॉटल्स में होल्ड करके रखें आप। सी वाटर जो है दैट इज द बेस्ट सोर्स जिसमें आप वो हीलिंग का जो पानी है वो डाल सकते हैं। तो अपने घर में बड़ी बड़ी बॉटल्स में सी वाटर रखिए, सो दैट कि आप किसी को क्लीन करना चाहें तो उसे क्लीन कर सकते हैं। या फिर अपने घर में वो सेंधा नमक के जो पत्थर वाला सेंधा नमक आता है ना, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, वो बड़े बड़े रॉक्स जो है वो अपने घर में मेंटेन करिए। उसके जो सॉल्ट सॉल्ट रॉक सॉल्ट के लैंप्स भी आते हैं, तो वो लैंप को घर में रखने से जो है, जो नेगेटिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है बहुत तेजी से। तो अब वो रॉक सॉल्ट रखना हो तो ठीक है, नहीं तो सी वाटर, आपके यहाँ तो सी वाटर आराम से मिलता है ना, मेरे यहाँ तो मिलेगा ही नहीं। तो सी वाटर अपने पास में रखने से और टाइम टू टाइम उस सी वाटर में नहाने से आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जितना ज्यादा सी वाटर यूज करोगे, मतलब समुद्र में जाके नहाओ या वो बच्चे को नहलाओ, जितने भी बच्चे हैं, और फिर देखो उनकी नेगेटिविटी बहुत तेजी से कम होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा डे। क्लीनिंग विद बीज मंत्र क्या है? वो जो आपने बताया अभी, वही। हाँ, क्लीनिंग में, एक सेकेंड, क्लीनिंग विद बीज मंत्र। जब हम किसी के एनर्जाइज करते हैं तो हम उसको श्रीम बीज से एनर्जाइज करते हैं। जब किसी की क्लीनिंग करते हैं तो श्री बीज से उसकी क्लीनिंग करते हैं। श्री। अब मुझे किसी की क्लीनिंग करनी है तो मैं श्री हरि श्री हरि क्ली श्री हरि
शो इसकी एनर्जी उठाई और इस एनर्जी से ही क्लीन कर दिया। हाँ अच्छा, एक एक उसमें एक एक बढ़ाना है, ऐसा है? नहीं, मैं तो सारे ही पॉसिबिलिटी डाल दिए ना। ओ अच्छा, ओके ओके। So can we can use one of these or all of these in combination? एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। ये एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, इससे सिर्फ कनेक्ट होने का बस रिक्वायरमेंट होता है, रेस्ट एवरीथिंग हैपेंस ऑन इट्स ओन। Okay. अब आते हैं डे 5 पे। अब मैंने जब ये पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence, vital force जिसे कहते हैं, which governs the course of action of one single particle। ये पॉइंट समझ में आया? नहीं। हमारे जो स्किन है, माथे की स्किन है, उसको पता है कि अगर वो आईब्रोज की स्किन से अपने आप को इंटरचेंज कर लेती है तो द पर्सन विल लुक मोर वियर्ड, और वाइसी वर्सा। आईब्रो की स्किन अगर माथे पे आ जाए तो हमारे सारे माथे पे भालू के जैसे बाल आ जाएंगे, तो वी लुक वेरी वियर्ड। बट ऐसा नहीं होता, रेयरली ऐसा होता है, वेरी वेरी रेयर। 1 करोड़ में एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो पार्टिकल के अंदर उसकी इंटेलिजेंस डिफाइंड है। तो हम कहते हैं कि अगर एक पार्टिकल के अंदर इस बात की इंटेलिजेंस है कि उसे कब कहाँ क्या करना है, तो पूरे सिस्टम में कितनी इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस है। और ये क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस एक पार्टिकल की इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है। अब ये जो इंटेलिजेंस जो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है थॉट। तो थॉट, आत्मा और इंटेलिजेंस मात्र कहने में ही 3 है, बट एक्चुअली तीनों एक ही हैं। तो अगर मैं थॉट की बात कर रहा हूं तो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। मतलब ये कि डिजीज जो है वो तब होती है जब एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों एक ही डायरेक्शन में चले जाएं। आयुर्वेद में होता है वात, पित्त और कफ। तो वात का थॉट, पित्त का थॉट और कफ का थॉट, ये तीनों थॉट जब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं तभी बीमारी होती है। होम्योपैथी में सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, ये 3 प्रकार की चीजें होती हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स द रीजन ऑफ डिजीज। तो सोरा जो है उसका थॉट, साइकोसिस उसका थॉट और सिफिलिस उसका थॉट, जब तीनों थॉट इन सिंक हो जाते हैं तो द पर्सन इज डिजीज। तो मंत्र चिकित्सा में इज हीलिंग द थॉट बाय इम्यूनिटी थॉट विच इज विज्ञान। मैं समझा पाया मेरी बात या नहीं? मैं एक व्यक्ति को इंटेलिजेंस के क्रिएटर के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने आप सब लोगों को किससे कनेक्ट करा? आपकी सोल सीड से। जब आप अपनी सोल सीड से कनेक्ट हुए तो सोल सीड का जो कनेक्शन जो है दैट इज बेसिकली कनेक्शन ऑफ इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी का जो थॉट है, मतलब थॉट वेयर यू कंसिडर
God as the reason of the universe, as the creator of intelligence, तो उसको ध्यान करके ही ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो मंत्र चिकित्सा एक डिजीज वाले थॉट को एक मंत्र यानी इम्यूनिटी वाले थॉट से ट्रांसफॉर्म करती है, ओके ये कह रहा हूं मैं। ओके ठीक है जी। फिर ये वाले सारे हमारे पार्ट हो गए थे, श्रीम रीम। हाँ, फिर ये डेलिंग हीलिंग, और ये अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हीलिंग विद बीज मंत्रा, तो इसका ये बेसिकली किनके लिए है? जिन लोगों ने प्राणिक और रेकी कर रखा है उनके लिए है कि बीज मंत्रा हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, दे नेवर ओवर एनर्जाइज। थैंक यू फॉर मेकिंग मी द डिवाइन चैनल, कैन यू गिव मी अ चांस टू नो यू बेटर। लब्धिकाग्र गर्भिणी फॉरगिवनेस मेडिटेशन, श्रीम रीम क्लीम मेडिटेशन, अहम ब्रह्म परम धाम मेडिटेशन, मंत्रा ड्रिंकिंग, रीडिंग द कमांड एंड प्रोटोकॉल, ये इस हीलिंग प्रोसेस की ब्रॉडर गाइडलाइंस है। मतलब ये आप साइट पे देखेंगे तो अहम ब्रह्म, श्रीम रीम क्लीम, लब्धिकाग्र गर्भिणी या फॉरगिवनेस, ये ऐसे करके डिफरेंट मेडिटेशन हमने आपको भेज रखी है। आपको सिर्फ इनको बार बार सुनना है और फॉरगिवनेस और इसको जो है अपने अंदर इन्वोक करना है। एक एक किसी भी व्यक्ति को जानने की इच्छा, और जो भी एनर्जी आप अपने रेड कलर के पेन से लिखते हैं उस एनर्जी को लिफ्ट करना और ड्रिंक करना, सो दैट कि उसका एब्जॉर्प्शन आपके अंदर होता रहे। और ये कमांड जो हमने इसमें दे रखी हैं उन कमांड्स को रीड करना। ये कमांड लिखी हुई है यहाँ पे 1 2, तो ये इसमें कमांड दे रखी है। प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल भी दे दी थी हमने यहाँ पे। तो इनको जो है आपको याद करना है बस, अच्छा कि कब कौन सा स्टेप है। मान लीजिए आप हीलिंग करते करते भूल गए पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, तो इन साइड्स को, स्लाइड्स को याद रखिए। पहले सेंसिटाइज करेंगे, फिर बॉडी पार्ट कौन सा अफेक्ट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस आइडेंटिफाइड बॉडी पार्ट से मिलते जुलते कौन कौन से अल्फाबेट है, फिर श्रीम ह्रीम या क्लीम या तीनों या दो किसको यूज करना है उसके तौर पे, फिर एनर्जी को स्टेबलाइज करना, फिर कॉर्ड कट करना, फिर अपने आप को क्लीन करना और थैंक यू कहना। ये इसके प्रोटोकॉल्स हो गए। अब बॉडी पार्ट की बजाय आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान करना है? सबसे पहले सेंसिटाइजिंग करनी है, फिर उसके बाद क्लीन योरसेल्फ फर्स्ट बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, टेक अ सॉल्ट वाटर बाउल, अप्लाई स्वीपिंग और क्लीनिंग, write the mantra with the red pen and feel the energy by drinking, or place the lifted energy in your labdikagra or energize the chakra and feel the difference before after. Apply sweeping on a chakra congestion with 6 inches more. अगर आपका चक्रा का आपने मेजर करा और वो 6 इंच से ज्यादा बड़ा है तो पहले उसे क्लीन करिए अच्छी तरीके से, फिर स्टेबलाइज करिए, फिर कॉर्ड कट करिए, फिर वो पानी जो आपने सॉल्ट वाटर लिया उसको फ्लश कर दीजिए, फिर अपने आप को क्लीन करिए, फिर थैंक यू बोलिए और स्कैन करिए कि जो चक्रा आपने बिफोर एंड आफ्टर था उसमें क्या फर्क आ गया। ये प्रोटोकॉल हो गया फॉर सेल्फ। अब किसी और की हीलिंग करनी है तो ये प्रोटोकॉल्स हो गए अदर्स वाले। मैं समझा पाया मेरा पार्ट? हाँ सर। तो ये स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए सो दैट कि कोई भी व्यक्ति हील करे उसको ये तो याद रहे कि स्टेप्स क्या है। पता चला हमने बोला और आपने मान लो नोट नहीं करा तो भी वो रिकॉर्ड में तो रहना ही चाहिए ना। हाँ और बेसिकली ये 7 चक्रास जिनकी हम बात करें दे आर एग्जैक्टली लाइक जैसे फ्लूट में 6 चक्रास होते हैं, तो उसमें उसमें जो 6 छेद होते हैं उन छेद को आप जो है उंगलियों से प्रेस करते हो, रिलीज करते हो, 1 2 3 4 5 6 वो पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। और यही चक्रास जो है जब प्रॉपरली एक पैटर्न में म्यूजिकल नोट के थ्रू हमारे सांस के रिदम में चलते हैं तो दे क्रिएट द एनर्जी जो हमारे को इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। मैं समझा पाया?
और बाकी ये कमांड है, इनको याद कर लीजिए। जितना ज्यादा आप इन कमांड्स को यूज करेंगे उतनी जल्दी आप देखेंगे कि पर्सन की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। और ये हमने बेसिकली आपको प्रोटोकॉल के तौर पे दिया। किसी भी चक्रा को पहले मेजर करिए। मान लीजिए भव्य जी आपका बेटा बोलता नहीं है, तो हाँ। वो आपने उसका मूलाधार चक्र को नोट करना है हाँ। और उसका विशुद्धि चक्रा। ओके। अब आपने स्कैन करा और देखा कि उसके चक्रा का क्या साइज है। 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, 8 इंच है, 12 इंच है। अब मान लीजिए 12 इंच का उसका चक्रा है, तो हाँ। 6 से बड़ा होने वाला कोई भी चक्र अगर 6 इंच से ज्यादा बड़ा है, तो पहले उसकी क्लीनिंग करनी है खूब सारी, टिल द हाँ। टाइम इट बिकम्स लेसर देन 6, लेसर देन और इक्वल टू 6। तो सबसे पहले चक्रा को मेजर करना है, फिर उसकी एनर्जी को स्कैन करना है, फिर एक कागज पे श्रीम लिखना है बहुत बार, श्रीम की एनर्जी लिफ्ट करनी है और उसको लब्धिकाग्र चक्र में प्लेस करना है। ओके। लब्धिकाग्र चक्र में प्लेस करने के थोड़ी देर बाद दोबारा उस बच्चे के चक्रास को मेजर करिए। जब मेजर करें तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन आई वो उसको लिख लीजिए। ओके। इफ द चक्रा साइज इज बिटवीन 4 to 5 inches, it is a very good go। ओके। ठीक है ना? तो इसलिए ये प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये पूरा का पूरा सिस्टम रेडी होगा। ठीक है। और ये कमांड्स आपको पढ़नी है, कमांड्स आपको याद रखनी है। स्टेप्स जब मेडिटेशन करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ड्रॉ दी लब्धिकाग्र चक्र, वैसे तो मैं वो गाइडेड मेडिटेशन में ये सारी कमांड्स बोलता ही हूँ, तो इसलिए जो है तो ये हमारा डे 5 कंप्लीट हो गया। इसको आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि बिल्कुल प्योरली प्रैक्टिकल सेशन है इसके अंदर ना। आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है। एक मिनट सर। Okay, sir. सर ये स्टेप फॉर मेडिटेशन का, क्या चीज? स्टेप फॉर मेडिटेशन। शेप फॉर मेडिटेशन? स्टेप नहीं समझा मैं। लास्ट पेज है ना, मेडिटेशन स्टेज के पहले का पेज, कौन सी स्लाइड में? 5, है जी, सेशन नंबर 5, डे 5। डे 5 में। एक सेकेंड। आपका डे 5 एंड डे 6 एक है कि अलग है? डे 5 डे 6 दोनों अलग अलग हैं पीपीटी। हाँ मैंने तो लिया है अलग, कुछ चीज एक साथ में लगती है। एक सेकेंड। इसमें कौन सी स्लाइड आप कह रहे हैं? डे लास्ट स्टेप, अरे पेज और भी नीचे। स्टेप्स फॉर मेडिटेशन। हाँ हाँ इसमें क्या चीज बतानी है बताइए। सर, इसमें ये सब एक्नॉलेजमेंट और ये सब हमें बोलना है, सोचना है, क्या करना है? वो तो मैं गाइडेड मेडिटेशन में कराता ही हूँ ना। हम आभारी हैं अपने लब्धिकाग्र चक्र के, जिस जो जहां पर ये सोल सीट एग्जिस्ट करती है। अच्छा फिर हम 5 तत्वों को, 5 सेंसेस को, ये तो गाइडेड मेडिटेशन में मैं बोलता ही हूँ। मैंने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया है कि कभी किसी भी स्थिति में आप इसे पढ़ते हैं तो आपको ये याद रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ओके। फिर एक्नॉलेज द 5 चक्र, वो ये लब्धिकाग्र जो मेडिटेशन मैंने भेजा है ना उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर्ड है। ओके मतलब मैंने वो मेडिटेशन कैसे बनाया वो इससे आइडिया हो जाता है, मतलब ये रफ वो है।
ओके। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है जी, मेडिटेशन कराएंगे आज? आपके पास टाइम है तो मैं करा देता हूँ। मेरी 3 बजे क्लास है, इससे 5-10 मिनट का तो मेडिटेशन करा ही सकता हूँ मैं। सरोज यार, भव्या का क्या है? मेडिटेशन तो आप रात को तो करते ही है ना रोज। के ऊपर ये लोग नहीं करते हैं ना, इसलिए मैं क्या बोलती हूँ। नहीं तो वो लोग भी करते होंगे, मैंने मेडिटेशन के तो सारे लिंक्स भेज ही रखे हैं सबको, तो सुन तो सभी रहे हैं। Sir, I'm okay. We can do meditation now. ठीक है, तो एक Sir, लंबी गहरी सांस लें। I have to, I cannot come to meditation. I won't be able to concentrate. मेरे हस्बैंड बाहर गए और बेटा मेरे आसपास ही घूम रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेडिटेशन अभी रहने देते हैं, अभी उसको ना आज तो वैसे भी संडे है ना, तो सब लोगों के घर में कोई ना कोई बैठा ही है, तो इसलिए जो है वीकडेज में हम मेडिटेशन कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेडिटेशन तो वैसे भी मतलब मैंने इसीलिए, देर आर मोर देन 200 मेडिटेशन वी हैव ऑलरेडी डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। और ये कोई भी मेडिटेशन ऐसा नहीं है जो मैंने कम से कम 10-10 लोगों के साथ में कराया है। कल हमने इतना ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट करा, महामृत्युंजय मंत्र को गायत्री मंत्र के साथ मिक्स करके, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलेगा आपको, कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और इतनी ज्यादा एनर्जी थी, जिन जिन लोगों ने उसको करा वो मतलब वो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। इनफैक्ट वो हमारे ग्रुप में एक मोहन जी है, इज अ वेरी स्ट्रांग मेडिटेटर, उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था ये पता नहीं क्या करा रहे हैं, एनर्जी कम ना हो जाए। बोले कम होने की बजाय ये तो जैसे जैसे बोलते जा रहे थे वैसे वैसे वो बढ़ती जा रही थी। तो ये मेडिटेशन मैं इसीलिए करवाता हूँ ताकि जो जितना रिलीजियसली इस मेडिटेशन के प्रोसेस को फॉलो करेगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये एनर्जी को लिफ्ट करने की जो बात है ना, इट इज एग्जैक्टली लाइक वेट लिफ्टिंग। जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए जो है, मैं अगर आपको आज ही 400 किलो का वजन दे दूंगा तो आप उसे उठा ही नहीं पाओगे, बट रोज मैं 5-5 किलो करके बढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे करके 2-3 महीने के अंदर आपकी ये स्थिति हो जाएगी। कोई डिवाइन इंटरवेंशन है तो आप 400 किलो एक साथ उठा लोगे कि भाई जिसने भगवान ने जिसको काबिल मतलब बना रखा है इसी तरह से कि उसको दिक्कत नहीं है। पर अदरवाइज धीरे धीरे रोज इस मेडिटेशन करने के बाद मैं ये नोटिस करता हूँ, 2 महीने 3 महीने अगर आप रिलीजियसली मेडिटेशन कर रहे हैं विद फुल कंसंट्रेशन, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी उस बात की। ठीक है जी, तो अब ये प्रैक्टिस करिए अभी, क्योंकि हमारा जो है कल परसों में जो है ये पूरा पार्ट हो जाएगा। कल हम इसमें डे 6 और 7 के तौर पर लेकर चलेंगे। तो ये सारे प्रैक्टिकल सेशंस है। डे 7 जो है वो हमारा पूरा वास्तु विज्ञान है। तो उसको आप जितने ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस तरीके के एनर्जी में आप रहते हैं उतना ज्यादा जो है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो जैसे नीरू मैम के पीछे वॉल पे जो है वो सीलन आ रही है, उसमें क्रैक्स वगैरह है, तो इस जगह ये जितना ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा इनका एनर्जी ड्रेन होगा। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि ये कॉपी में श्रीम लिखें और फिर ये अपने पास में बैठे, तो ये जो ड्रेन होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा।